अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी दोस्तों, हम आज बात करेंगे एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग के बारे में कि एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग कैसे कहते हैं, या दूसरा नाम उसको हम दे सकते हैं एंटी ट्यूमर या एंटी कैंसर ड्रग भी कह सकते हैं। देखिए, नाम से ज़ाहिर है, एंटी मीन्स अगेंस्ट, न्यू मीन्स न्यू। प्लास्टिक ड्रग वो ड्रग जो कैंसर सेल के ऊपर इफेक्टिव हो, या वो ड्रग जो ट्यूमर के ऊपर इफेक्टिव हो, या वो ड्रग जो अनकंट्रोलेबल सेल की जब डिवीजन हो रही है वो उसको स्टॉप करे, तो उसको हम एंटी न्यूप्लास्टिक या एंटी ट्यूमर ड्रग भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सिंपल है। ऑब्जेक्टिव अगर आप देख ले तो इसमें लिखा है कि नॉर्मल और मैलिग्नेंट सेल कैसे कहते हैं, एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग की करैक्टर क्या है, एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग किन किन ड्रग को क्लासीफाई हुआ है, और इसके साथ साथ नर्स का रोल क्या है एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग यानी केयर देने में उसका रोल किया है, इसके साथ साथ डोजेज कैलकुलेशन किस तरह होगा। तो सारी बातें हम नेक्स्ट चैप्टर की ऐसी चैप्टर में ही पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन में है कि नॉर्मल सेल डिफरेंशिएट, ग्रो, मैच्योर, डिवाइड। देखिए, अगर एक नॉर्मल सेल है तो नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी ये है कि वो डिफरेंशिएट एक दूसरे से, यानी एक सेल दूसरे से मुख्तलिफ भी होगा, ग्रो हर एक सेल ग्रो भी करेगा, मैच्योर भी होगा, डिवीजन भी उसकी होगी, लेकिन वो कंट्रोल डिवीजन होगी उसकी नॉर्मल सेल की। रेगुलेटेड बैलेंस सेल बर्थ एंड सेल डेथ। देखिए, नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी ये है कि जितने सेल की बर्थ हो रही है वही सेल सेम अमाउंट, अगर 10 सेल की पैदाइश हो रही तो 10 सेल एट ए सेम टाइम वो इसकी डेथ भी होगी। तो ये एक रेगुलेशन है, ये बैलेंस फिनोमेना है। ये सिर्फ नॉर्मल सेल में ही हो सकता है, एबनॉर्मल में नहीं। रेगुलेशन इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, इसका जो चेंजेस है, रेगुलेशन मीन्स चेंजेस इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, यानी सेल के अंदर से साइटोप्लाज्म के ऊपर या न्यूक्लियस के ऊपर एक रिसेप्टर पाए जाते हैं, उसी रिसेप्टर की वजह से वो सिग्नल ट्रांसमिट करता है कि ये सेल कहाँ पे कंट्रोल हो रहा है, और किन किन मतलब उसका जो मेन डिवीजन है, जो बेसिक डिवीजन है, वो यहाँ 2 रिसेप्टर के ज़रिए न्यूक्लियस पे पाया जाता है और दूसरा साइटोप्लाज्म पे पाया जाता है। उसको एक सेल से दूसरे सेल की तरह मतलब सिग्नल पाए जाते हैं, सिग्नल जाते हैं, तो उसी सिग्नल के ज़रिए सेल की कंट्रोल की डिवीजन वो वहाँ पे कंट्रोल होती है। तीसरा लिखा है हाइपरप्लेजिया। देखिए, हाइपरप्लेजिया न्यू सेल प्रोडक्शन विद ग्रोथ स्टिमुलाई बाय हार्मोन एंडोजेनियस स्टिमुलाई। हाइपरप्लेजिया आपने भी पढ़ा होगा एंटीबायोटिक चैप्टर में कि, और पैथोफिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि हाइपरप्लेजिया उसी को हम कहते हैं अगर सेल की डिवीजन हो रही है लेकिन एबनॉर्मली हो, या एबनॉर्मल हो या नॉर्मल हो, वो तो हम पढ़ेंगे। डिपेंड करते हैं कि फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया है या पैथोलॉजिकल है। अगर फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया है तो इसका मकसद ये है कि अगर सेल की नंबर इंक्रीज़ हो जाए, न कि सेल की साइज़। ज़ाहिर बात है, अगर सेल की नंबर इंक्रीज़ हो जाए तो इसके साथ साथ सेल की साइज़ भी इंक्रीज़ होती जाएगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हाइपरप्लेजिया कहते हैं। हार्मोनल भी हो सकता है, एंडोजेनियस सिग्नल की वजह से भी हो सकते हैं। एंडोजेनियस सिग्नल का मकसद ये है, फॉर एग्जांपल अगर कोई आर्गन है, एग्जांपल थायराइड ग्लैंड हमने लिया, तो थायराइड ग्लैंड अगर वो हाइपोथायरॉयडिज्म सिक्रेशन हो रहा है, या हाइपोथायरॉयडिज्म है, या हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो दोनों केस में आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज होता जाएगा, वो बड़ा होता जाएगा, तो ये हार्मोनल है। और एंडोजेनियस सिग्नल क्या है? एंडोजेनियल सिग्नल का मतलब ये है कि अगर फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया है, मिसाल के तौर पर आप जेम्स करते हैं, तो जेम्स की वजह से आपकी जो मसल में साइज़ और नंबर दोनों इंक्रीज़ बढ़ती जाएगी, तो इसको हम हाइपरप्लेजिया कहते हैं। एक्स हाइपरप्लेजिया ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ नॉर्मल एंड नेसेसिटी। देखिए, अगर आप देखें तो अगर फीमेल प्यूबर्टी क्रॉस करते जाए तो इसके साथ साथ उसकी जो एंडोमेट्रियल लेयर है, यूट्रस की जो इनर मोस्ट लेयर है, वो अपनी हार्मोन की वजह से, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से वो अपनी साइज़ को बढ़ाती जाएगी। तो ये जो हाइपरप्लेजिया है ये बेसिकली नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल सेल रिलेटेड टॉपिक है। बट इफ़ इंटेंस प्रोलॉन्ग डिमांड, लेकिन अगर ये इंटेंस मतलब शिद्दत से बढ़ गई प्रोलॉन्ग डिमांड, और ये डिमांड बढ़ता जाएगा टाइम के साथ साथ, तो ये एबनॉर्मेलिटीज़ की तरफ शो होता जाएगा। एग्जांपल में सेल स्ट्रक्चरल फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी। अगर हाइपरप्लेजिया मुसलसल हाइपरप्लेजिया हो रहा है किसी सेल के अंदर, तो ये कास होता जाएगा। इसके साथ साथ मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया का मतलब कि एक सेल दूसरी सेल में कन्वर्ट हो जाए। एग्जांपल कॉलमर सेल है, एपिथेलियल सेल, कॉलमर एपिथेलियल सेल एसोफेगस में, वो कैंसर सेल में कन्वर्ट होता जाएगा। और दूसरी डिफरेंट टाइप्स है उसकी, लेकिन अगर इसका मकसद ये है कि अगर यही डिमांड या यही हाइपरप्लेजिया टाइम के साथ साथ मज़ीद बढ़ता जाएगा, तो ये मेटाप्लेजिया की सूरत इख्तियार करेगा। मेटाप्लेजिया का मतलब कि अगर एक सेल की शेप चेंज होती जाए, दूसरी मतलब वो दूसरा शेप इख्तियार करे, तो उसको हम मेटाप्लेजिया कहते हैं। डिस्प्लेजिया किसे कहते हैं? रिप्लेसमेंट सेल और डिसऑर्डर इन साइज इन शेप। अगर एक सेल रिप्लेस हो जाए डिसऑर्डरली साइज़ और शेप, इसका मकसद यह है कि अगर एक सेल है वो साइज़ और शेप के लिहाज से वो अपना साइज़ को बेटे, और जो अपना शेप है वो भी को बेटे, वो भी लास्ट करे एक सेल, तो इसको हम डिस्प्लेजिया कहते हैं। इंक्रीज माइटोसिस रेट, इन इसी डिस्प्लेजिया की वजह से जो सेल के अंदर माइटोसिस रेट है वो भी डिस्टर्ब होगा, वो भी इंक्रीज होगा। सम बट रिवर्सिबल ऑफन प्री कैंसियस है ना, ये अक्सर इन सम बट इन कुछ हद तक ये डिस्प्लेजिया का जो सेल है वो रिवर्सिबल हो सकते हैं, मतलब कि उसे फिर नॉर्मल सेल
बन जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना ऑफन अक्सर ये प्री कैंसरस सेल है उसको हम कहते हैं। डिस्प्लेसिया का जो सेल है प्री कैंसरस का मतलब कि वो उसको हम कैंसर सेल भी नहीं कह सकते, लेकिन वो एक ऐसा सेल है कि जो कैंसर सेल उससे बन सकती है। न्यूप्लाज़िया किसे कहते हैं? देखिए न्यू लैटिन वर्ड है, मीन्स नया, प्लाज़िया मीन्स डिवीजन, एबनॉर्मल ग्रोथ इन्वेजन ऑफ सेल। अगर एक सेल की इन्वेजन होती जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन होती जाएगी, लेकिन अनकंट्रोलेबल वे में उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, तो उसको हम न्यूप्लाज्मा कहते हैं, न्यूप्लाज़िया कहते हैं। देखिए न्यू ग्रोथ इसमें अपीयर होता है। न्यूप्लाज्म का मतलब ट्यूमर या कैंसर भी कह सकते हैं, ये इरिवर्सिबल होगा। मतलब अगर एक सेल कैंसर सेल की शक्ल इख्तियार कर गई तो फिर ये रिवॉर्ड नहीं होगा, यानी तो फिर इसकी जो रिवीजन है या रिवर्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। सेल रिप्लिकेट ग्रो एंड आउट ऑफ कंट्रोल, ये सेल ग्रो भी करता जाएगा, रिप्लिकेशन भी उसकी होती है। रिप्लिकेशन का मतलब कि एक सेल से 2 सेल बनेगी, 2 से 4, 4 से 8 एट्सेट्रा। ये आउट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस है जो नॉर्मल अपीयर होता है। न्यूप्लाज्म यानी न्यूप्लाज्म ट्यूमर, ग्रुप ऑफ न्यूप्लास्टिक सेल को अगर ग्रुप ऑफ न्यूप्लाज्म या ग्रुप ऑफ कैंसर सेल एक जगह इकट्ठे हो जाए तो उसको हम ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर फिर 2 तरह के हैं, एक होता है बिनाइन, दूसरा है मैलिग्नेंट। देखिए बिनाइन नॉन स्प्रेडेबल कैंसर उसको हम कहते हैं और मैलिग्नेंट को मेटाप्लेजिया भी कहते हैं। बिनाइन नॉन कैंसरस है, नॉन कैंसरस का मतलब ये कैंसर होगा लेकिन ये एक जगह पे अपीयर होगा तो यही जगह से फिर दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होगा, मतलब स्पेसिफिक है, फिक्स्ड है। लोकल सेल कोहेसिव वेल डिफाइंड बॉर्डर, इसका जो बॉर्डर है वो वेल डिफाइंड होगा, कोहेसिव होगा। एक सेल दूसरे सेल से एडहेशन होगा, मतलब एक सेल की दूसरे सेल से अटैचमेंट होगी लेकिन वो वहाँ से हिलने नहीं देगी। पोस्ट एडजेसेंट टिश्यू अवे, ज़ाहिर बात है कि ये जिस जगह पे अपीयर होगा तो वो अपना डिवीजन शो करेगा, वो बढ़ोतरी शो करेगा, तो ये दूसरा जो नॉर्मल टिश्यू है वो उसको पुश करेगा। डज नॉट स्प्रेड बियॉन्ड द ओरिजिनल साइट, फॉर एग्जांपल अगर ये लंग में है तो लंग से किडनी की तरफ नहीं जाएगा, अगर किडनी में है तो किडनी से स्टमक की तरफ नहीं जाएगा, या अगर किडनी में है तो किडनी से ब्रेन की तरफ नहीं जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है नॉन कैंसरस या बिनाइन की। ऑफन हैज़ कैप्सूल ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इसके ऊपर एक टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इसके ऊपर सराउंडेड होता है जो वो प्रोटेक्शन देता है ड्रग से या मुख्तलिफ तरह के केमिकल एजेंट से, उसको प्रोटेक्शन देती है कैंसर सेल को, जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। मैलिग्नेंट ग्रो मोर रेपिडली ऑफन कॉल्ड इज कैंसर, इसको हम अक्सर कैंसर भी कह सकते हैं, ये ज़्यादातर रेपिडली ग्रोथ करती है। नॉट कोहेसिव, ये कोहेसिव नहीं होगा। सेल्डम हैव कैप्सूल, यानी हर सेल के अंदर कैप्सूल, बिनाइन के अंदर हमने पढ़ा कि वो सिर्फ जो टोटल सेल है उसके अंदर कैप्सूल पाए जाते हैं, उसके ऊपर से एक लेयर बना हुआ होता है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं, लेकिन इस हर सेल के अंदर, मैलिग्नेंट के हर सेल के अंदर कैप्सूल पाए जाते हैं। इरेगुलर शेप उसका होगा, डिस्टर्ब आर्किटेक्चर, उसका जो आर्किटेक्चर है, स्वास्थ्य है, वो डिस्टर्ब होगा। इन्वेडिंग सराउंडिंग सेल, ये सराउंडिंग सेल भी इन्वेट करेगा। इसका मकसद ये है कि अगर लंग में है तो लंग से कैंडी की तरफ जाएगा, अगर कैंडी में है तो कैंडी से स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रेन, एनी हो जो आर्गन है उसी की तरफ स्प्रेड होता जाएगा। कैन ब्रेक अवे टू फॉर्म अ सेकंड ट्यूमर, अगर ये ब्रेक हुआ तो ये सेकंड ट्यूमर इख्तियार कर सकते हैं। मेटास्टेसिस फॉर्म 1 to 2 साइट, यानी ये एक से ज़्यादा 2 साइट या 3-4 साइट बना सकते हैं। सम बेसिक फैक्ट अबाउट कैंसर के बारे में जो बेसिक फैक्ट है हम पढ़ेंगे। कैंसर सेल हैव लॉस्ट अ नॉर्मल रेगुलेटरी मैकेनिज्म दैट कंट्रोल सेल ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन, कैंसर की ये प्रॉपर्टी है कि वो जो नॉर्मल रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो लॉस्ट करते जाएगी, यानी वो ख़त्म हो, उसकी जो नॉर्मल कंट्रोल ग्रोथ है या मल्टीप्लिकेशन है वो लॉस्ट होगी कैंसर सेल के अंदर। कैंसर सेल हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिफरेंशिएट, दिस मीन्स टू स्पेशलाइज सेल, मिसाल के तौर पर कैंसर सेल की ये प्रॉपर्टी है कि वो डिफ्रेंशिएशन का जो फिनोमेना है उसमें ख़त्म होती जाएगी। एग्जांपल आई सेल है, आई का मतलब विजन, आई का काम है विजन, नोज़ में जो सेल है उसका काम है स्मेल, तो ये दोनों सेल की डिफ्रेंशिएशन है ना, लेकिन अगर कैंसर यहाँ पे इख्तियार कर गई तो कैंसर सेल में दोनों साइट और विजन या स्मेलिंग जो है वो प्रॉपर्टी लॉस्ट होती जाएगी। बिनाइन कैंसर सेल स्टे एट द सेम प्लेस, देखिए बिनाइन में हमने पढ़ा कि वो फिक्स्ड सेल है, ये एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड नहीं होगा। मैलिग्नेंट कैंसर सेल इन्वेड अ न्यू टिश्यू टू सेट अप सेकेंडरी ट्यूमर, प्रोसेस इज नोन एज मेटास्टेसिस, इसीलिए तो मैलिग्नेंट को हम मेटास्टेसिस कहते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होता जाएगा, किडनी की तरफ, किडनी से लंग की तरफ, लंग से ब्रेन की तरफ, ब्रेन से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ एटसेट्रा। केमिकल कॉजिंग कैंसर कॉल म्यूटेजन, वो एजेंट जो कैंसर काज करता है, वो केमिकल जो कैंसर काज करता है उसको हम म्यूटेजन कहते हैं। म्यूटेजन सिर्फ वो एजेंट है जो म्यूटेशन बॉडी के अंदर काज करती है और म्यूटेशन की वजह से बॉडी के अंदर कैंसर काज होती है। कैंसर कैन बी काज्ड बाय केमिकल, लाइफस्टाइल, स्मोकिंग एंड वायरस, ये सारी फैक्टर की वजह से काज हो सकती है। जीन दैट आर रिलेटेड टू कॉज अ कैंसर आर कॉल्ड ऑन्कोजीन, यानी ये वो स्पेशल जीन है जो कैंसर सेल में इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर अमूमन कैंसर काज करते हैं, उस जीन को हम ऑन्कोजीन कहते हैं। देखिए
याद रखें, आंको ग्रीक वर्ड है, मीन्स कैंसर, और जीन मीन्स जीन, प्रोड्यूस, पैदा होना। आंकोजीन वो जीन है जो कैंसर सेल प्रोड्यूस करते हैं। जीन दैट बिकम आंकोजेनिक अपॉन म्यूटेशन आर कॉल्ड प्रोटीआंकोजीन। लेकिन वो जीन जो कैंसर काज करता है उसको हम तो आंकोजीन कहते हैं, लेकिन इस आंकोजीन से एक पहला ये एक स्टेप है प्रोटीआंकोजीन, ये अनस्टेबल कंडीशन में होगा तो प्रोटीआंकोजीन आंकोजीन में कन्वर्ट होगा, आंकोजीन फिर वो कैंसर सेल काज करेगा। प्रोटीआंकोजीन ये एक अनस्टेबल केस है जो पहले आंकोजीन में कन्वर्ट होगा और फिर आंकोजीन से कैंसर सेल बनेगा। कैंसर न्यूप्लास्टिक, कैंसर अकर आफ्टर नॉर्मल सेल हैव बीन ट्रांसफर इनटू न्यूप्लास्टिक सेल थ्रू डिलीशन ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल एंड एबनॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन जीन। देखिए कैंसर कब अपीयर होगा, कैंसर तब अपीयर होगा जब जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाए। हमने पहले भी पढ़ा कि म्यूटेशन की वजह से डिलीशन है, इंजर्शन है, यानी जो म्यूटेशन के टाइप्स है वो तो यहाँ पे है डिस्कस नहीं हुए, लेकिन डिलीशन एक ऐसा स्टेप है कि अगर 5 न्यूक्लियोटाइड है तो इसमें एक जीन आया तो 5 न्यूक्लियोटाइड से एक न्यूक्लियोटाइड को डिलीट किया, मतलब 4 न्यूक्लियोटाइड रह गए, तो इस प्रोसेस को डिलीशन कहते हैं। तो डिलीशन की वजह से या जेनेटिक मटेरियल की एक्सप्रेशन की वजह से भी हो सकती है कैंसर। जेनेटिक मटेरियल का एक्सप्रेशन का मकसद यह है, जेनेटिक मटेरियल का मतलब डीएनए या आरएनए, एक्सप्रेशन का मतलब कि इसके अंदर जीन पाए जाते हैं जो काम करते हैं कंट्रोल ऑफ अनकंट्रोल ऑन। अगर वो कंट्रोल ऑन का बटन प्रेस करे वो जीन तो इसकी एबनॉर्मल रिपीटेशन होगी, अगर ऑफ करे तो फिर उसकी डिवीजन खत्म होगी। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। न्यूप्लास्टिक सेल यूजुअली एक्सिबिट शो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी एंड द लॉस ऑफ देयर डिफरेंशिएटेड प्रॉपर्टी। देखिए जो न्यूप्लास्टिक सेल है वो नॉर्मल शो करेगा क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, क्रोमोसोम के अंदर एबनॉर्मेलिटी शो होगा और जो इसकी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी है वो लॉस होगी। This change lead to uncontrollable cell division and may result in invasion of previously unaffected organs called metastasis। जाहिर बात है हमने पढ़ा कि इसकी वजह से जो चेंजेस आएगी वो ये होगी कि ये जो कैंसर सेल है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता जाएगा, जिसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं। सेल साइकिल है, सेल साइकिल यूजुअली 4 स्टेप में पाए जाते हैं। फर्स्ट वन जो है वो है G1 फेज़, फिर S फेज़, सिंथेटिक फेज़ भी कहते हैं, G2 फेज़ है और M फेज़ है। ये बार बार रिपीट होता जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आप देख लें कि G1 फेज़ क्या है, जीवन रेस्टिंग फेज है, ठीक है। जीवन सिंथेसिस ऑफ एंजाइम नीडेड फॉर डीएनए सिंथेसिस। जीवन स्टेप में क्या होगा, ये होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेसिक जो एंजाइम है डीएनए सिंथेसिस के लिए यहाँ पे एंजाइम सिर्फ बनेगा। फिर इस सिंथेटिक फेज से यहाँ पे डीएनए की रिप्लिकेशन होगी। डीएनए की रिप्लिकेशन का मतलब यह है कि एक डीएनए से दूसरे डीएनए, दूसरे से तीसरी, मतलब 1 से 2, 2 से 4 एटसेट्रा, इस तरह रिप्लिकेशन होगी। नेक्स्ट जो स्टेप आता है G2 फेज। G2 फेज सिंथेसिस ऑफ सेलुलर कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर माइटोसिस। जो माइटोसिस के लिए सेलुलर कंपोनेंट रिक्वायर्ड है, मिसाल के तौर पर जब माइटोसिस परफॉर्म होता जाएगा तो इसके लिए जो एंजाइम या जो कंपोनेंट रिक्वायर्ड है वो किस फेज में प्रिपेयर होगा, वो G2 फेज में होगा। फिर M फेज से, M माइटोटिक फेज से, यहाँ पे सेल की बाकायदा डिवीजन होगी, एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, डिपेंड करता है माइटोसिस। माइटोसिस में ये होगा कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। और मियासिस में इस तरह होगा कि एक सेल से 4 सेल बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे, एटसेट्रा। फिर M फेज़ और G1 के दरमियान एक फेज़ आता है जिसको हम G0 फेज़ कहते हैं। G0 यहाँ पे लगा है, G0 ने G0 कह सकते हैं। ये रेस्टिंग फेज़ है, इसमें सेल को न डिवीजन होगी और सेल की न रिप्लिकेशन होगी, रेस्टिंग फेज़ में होगा। डिपेंड करता है, अगर सेल के लिए मज़ीद डिवीजन दरकार है तो फिर G0 फेज़ से लेकर G1 फेज़ में इंटर होगा। अगर सेल यहाँ पे मतलब डिवीजन प्रॉपर है, डिवीजन हो रही है, तो फिर वही रेस्टिंग कंडीशन पे ये मेंटेन होगा। ये बार बार ये स्टेप आता जाएगा, यहाँ से आप देख लें, ठीक है। इसके साथ साथ जो बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रोटीन यानी आरएनए के लिए वो है प्योरीन और पायरामाइडिन। ये 2 ऐसे न्यूक्लियोटाइड है या 2 ऐसे फैक्टर है जिससे राइबो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। फिर राइबो न्यूक्लियोटाइड वो कन्वर्ट हो गए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का मतलब डीएनए और राइबो न्यूक्लियोटाइड का मतलब आरएनए। तो फिर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनेगा, जाहिर बात है। फिर डीएनए से डुप्लीकेशन के जरिए आरएनए बनेगा, लेकिन 3 तरह के आरएनए यहाँ पे बनेंगे। एक होता है ट्रांसफ़र आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल। ट्रांसफ़र, मैसेंजर और राइबोसोमल तीनों का अलग अलग ही काम है। ट्रांसफ़र आरएनए का काम वो अलग है, मैसेंजर का राइबोसोमल ये हम जो नेक्स्ट आने वाले चैप्टर है एंटीवायरल, उसी में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आरएनए से क्या बनेगा, आरएनए से फिर प्रोटीन बाइंडेड होगी, एंजाइम और माइक्रोट्यूब्यूल बाइंडेड होगी, तो इससे एक क्रोमोसोमल डिवीजन पैदा होगी, इससे क्रोमोसोम की फॉर्मेशन पैदा होगी, ठीक है। आरएनए से फिर प्रोटीन बाइंडिंग होगी, चाहे वो 70s राइबोसोम है या 80s राइबोसोम है, वो अटैच होगी, तो इससे हमें प्रोटीन की सिंथेसिस, माइक्रोट्यूब्यूल वगैरह ये जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे तैयार होगी। तो सेल साइकिल हमने पढ़ा G1, G2, S फेज, सिंथेटिक, M फेज, ये डिटेल से हमने आगे वाले स्लाइड में पढ़ लिया।
सेल साइकिल चेक पॉइंट कैसे कहते हैं? देखिए, सेल साइकिल चेक पॉइंट का मकसद ये है कि अगर आप ऐसी चेक पोस्ट पे इंटर होते जाएंगे तो इस चेक पोस्ट के ज़रिए वहाँ पे रिसेप्टर पाए जाते हैं। उस रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं कि ये सेल एबनॉर्मल है या ये जो फैक्टर आ रहा है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। इस डीएनए इंटेक्ट ये आपको बताता है कि आया डीएनए इंटेक्ट है, सेल के अंदर है या नहीं। इस आर डीएनए रिप्लिकेटेड वो ये आपको बताएगा कि आया तमाम डीएनए ने तमाम डीएनए की रिप्लिकेशन हो गई है या नहीं। इसका मकसद कि डीएनए 2 डीएनए में कन्वर्ट हुआ, 2 4 में कन्वर्ट हुआ है या नहीं। G2 चेक पॉइंट है। चेक पॉइंट कहाँ पे लिखा है? चेक पॉइंट जो बेसिकली मौजूद है वो G2 पोर्शन पे मौजूद होगा, यानी S और G2 के दरमियान जो माबैन पोर्शन है यहाँ पे चेकिंग पॉइंट है। ये चेकिंग पॉइंट कौन से चेकिंग पॉइंट का काम क्या है कि डीएनए इंटेक्ट, डीएनए सेल के अंदर मौजूद है या नहीं, डीएनए की रिप्लिकेशन हुई है या नहीं। तो ये सेल साइकिल चेक पॉइंट है जो ज़्यादातर। और दूसरा जो चेक पॉइंट है वो एस फेज पे भी हो सकता है, G1 पे भी हो सकता है। चेक पॉइंट वो डिटेक्ट करता है इस इन्वायरमेंट फेवरेबल, कहा है इन्वायरमेंट फेवरेबल है डीएनए रिप्लिकेशन के लिए या फेवरेबल नहीं, या डीएनए इंटेक्ट है या नहीं। तो ये बेसिकली चेक पॉइंट है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माइटोसिस द रिजल्टिंग डॉटर सेल हैव 2 ऑप्शन। जब किसी सेल की माइटोसिस कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं। नंबर 1, लेकिन आइदर इंटर टू G1 और रिपीट द साइकिल, या तो फिर G0 फेज से G1 में इंटर होते हैं या वो साइकिल दोबारा रिपीट होते हैं। They can go into the G0 and not participate in the cell cycle। यानी जब माइटोसिस कंप्लीट हो जाए तो मैंने आपको कहा कि वो G0 फेज़ में इंटर होते हैं। G0 में उसके पास 2 ऑप्शन है। अगर सेल साइकिल की मज़ीद ख्वाहिश है कि वो डिवीज़न होती जाएगी तो फिर G1 में इंटर होगा। अगर उसकी ख्वाहिश नहीं है कि मतलब रेस्टिंग स्टेट में मैं जाना चाहता हूँ तो फिर वहीं पे G0 फेज़ में वो रहेगा। फेज़ ऑफ सेल साइकिल हमने डिटेल से पढ़ा कि S1 फेज़ है, G1 फेज़ है। और तो ये सारी आप सिर्फ नोट कर ले कि G1 फेज़ में क्या होता है। हमने पढ़ा कि इसमें बेसिक एंजाइम की फॉर्मेशन होती है, सिंथेटिक फेज़ में डीएनए की रिप्लिकेशन होगी, G2 फेज़ में बेसिक सेल कंपोनेंट की फॉर्मेशन होगी, M फेज़ में माइटोटिक यानी सेल डिवीजन, न्यू सेल की फॉर्मेशन होगी। कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल बाय प्रोग्रेशन बाय CDK। देखिए, प्रोग्रेशन थ्रू द सेल साइकिल इज कंट्रोल बाय साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये एक एंजाइम है जिसको हम साइटोकाइनिन डिपेंडेंट काइनेज कहते हैं। प्रोग्रेशन का मतलब कि उसकी जो डेवलपमेंट है सेल साइकिल ही वो इस एंजाइम की वजह से कंट्रोल होगी। बाइंडिंग ऑफ साइक्लिन इज विद इट्स एसोसिएटेड काइनेज ट्रिगर टू मूव द सेल साइकिल टू अनदर फेज। देखिए, अगर यही साइक्लिन CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम अगर ये किसी सेल के साथ अटैच हो जाए तो इसका मकसद कि ये सेल एक फेज़ से दूसरी फेज़ में चला जाएगा, G1 से S फेज़ में या S से G2 फेज़ में। इनहिबिटरी प्रोटीन प्रेजेंट दैट कैन मॉडिफाई द इफेक्ट ऑफ साइक्लिन, दिस इंक्लूड P21 दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन P53 जीन। इसके साथ साथ यहाँ पे इनहिबिटरी प्रोटीन भी पाए जाते हैं जो चेंज करते हैं साइक्लिन के इफेक्ट को। तो मतलब वो जो फेज़ कन्वर्जन स्टेप है वो स्टॉप करता है। वो कौन से है? P21 प्रोटीन 21 दैट इज़ कंट्रोल बाय ये ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन P53 जीन उसको कंट्रोल करता है। प्रोटीन 21 ये एक ऐसा फैक्टर है जो साइक्लिन को इनहिबिट करता है कि वो एक फेज़ को दूसरे फेज़ में कन्वर्ट करे। और रिएक्टिव साइक्लिन लिंक या CDK हैव बीन एसोसिएटेड विद मैनी ट्यूमर, ये ज़्यादातर ट्यूमर के साथ एसोसिएटेड है। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ साइक्लिन यानी CDK और इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ CDK इनहिबिटर लीड टू डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। देखिए, CDK का बेसिक काम है कि एक फेज़ को दूसरी फेज़ में कन्वर्ट करना, लेकिन अगर ये CDK कम हो जाए या ओवर प्रोडक्शन इसकी होती जाएगी तो इसकी वजह से सेल का जो डिवीजन है वो इफेक्ट होता जाएगा, जिसको हम कैंसर या एबनॉर्मल सेल कह सकते हैं। टीलोमर नॉर्मल क्या है? टीलोमर कैंसर सेल आर ऑफन कॉल्ड एज इमोर्टल since they are seem to be limit for how often they can divide। इसको इमोर्टल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको इमोर्टल इसलिए ऐसी बेस पर कह सकते हैं क्योंकि ये अक्सर उसकी नॉर्मल जो कैंसर सेल है उसकी डिवीजन बार डिवीजन उसकी होती जाएगी, तो इसी वजह से उसको हम इमोर्टल में डेड सेल कहते हैं। लाइफ टाइम ऑफ नॉर्मल सेल लिमिटेड टू 50 to 60 सेल डिवीजन। देखिए, जो नॉर्मल सेल है वो 50 से लेकर 60 तक डिवीजन करेगा, फिर बाकी उसके बाद डेथ होगा। दिस इज़ रेगुलेटेड बाय टेलोमरेज। ये किसकी वजह से रेगुलेटेड चेंज, यानी जो एक नॉर्मल सेल है वो 50 से लेकर 60 डिवीजन कंप्लीट करेगा, फिर उसके बाद डेथ होगा। फिर ये जो 50 60 सेल उसने बनाए फिर वही 50 से 60 डिवीजन करेगा, फिर वो वहाँ पर डेथ होगा। ये जो सारी प्रोसेस है ये एक्टिवेट होगा बाय टेलोमरेज एंजाइम की वजह से। Telomerase at the 3' end of the chromosome after replication about a 50 या 100 बेस पेयर आर लास्ट। देखिए, ये जो टेलोमरेज एंजाइम है ये हमेशा DNA की 3' एंड पे होता है। DNA की 2 एंड होते हैं, एक को 3' और दूसरा को 5' एंड कहते हैं। ये हमेशा 3' एंड पे पाए जाते हैं
At some point telomerase are too short to be effective and DNA become unstable thereby inhibiting replication। यानी ज़्यादातर सम पॉइंट पे टेलोमरेज 50 से लेकर 50 से लेकर 100 बेस पेयर यूनिट से बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं। लेकिन सम डीएनए के ऊपर ये टेलोमरेज शॉर्ट पाई जाती है, मतलब उसका जो बेस या न्यूक्लियोटाइड का जो कंपोजिशन है 50 से लेकर 100 तक वो कम है, 20 से या 40 से। तो इसकी वजह से जो डीएनए का रिप्लिकेशन है वो इससे कंट्रोल नहीं हो सकती बाई टेलोमरेज एंजाइम की वजह से। कैंसर सेल सीन एज एंजाइम इज कॉल्ड टेलोमरेज विच मेंटेन द लेंथ ऑफ द टेलोमर एंड देयरबाय अलाउइंग मोर डीएनए रिप्लिकेशन। टेलोमरेज का काम है डीएनए की रिप्लिकेशन। लेकिन अगर टेलोमरेज का साइज़ या उसके जो कंपोजिशन है वो 50 से 100 न्यूक्लियोटाइड के ऊपर मुश्तमिल नहीं है, तो उसका मकसद ये है कि ये जो सेल है वो रिप्लिकेशन नहीं करेगा। इंट्रेंसिक ट्यूमर सप्रेशन कैसे कहते हैं? ये P53 प्रोटीन है इंट्रेंसिक ट्यूमर सप्रेशन इन रिस्पांस टू डीएनए डैमेज। अगर डीएनए डैमेज हो जाए तो उस रिस्पांस में ऑन्कोजीन एक्टिवेशन और अदर हार्मफुल इवेंट द ट्यूमर सप्रेसर जीन P53 is included. Various kinase phosphorylate P53 which can help stabilizing it. Activated P53 result in DNA binding and transcriptional activation। देखिए P53 का काम है कि अगर ये P53 जीन किसी डीएनए को डैमेज हो जाए तो इसी डैमेज की वजह से ऑन्कोजीन की एक्टिवेशन होगी जो कि हार्मफुल है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है। तो इसकी वजह से मुख्तलिफ़ तरह के एंजाइम बॉडी के अंदर या सेल के अंदर पाए जाते हैं, जिस तरह के काइनेज फास्फोराइलेट P53 है, ये मदद करेगा सेल की स्टेबलाइजिंग करने में। अगर सेल डैमेज हो जाए, डीएनए डैमेज हो जाए, तो वहाँ पे सप्रेशन जीन एक्टिव होगा जो कि हार्मफुल है। लेकिन डीएनए डैमेज की वजह से यहाँ पे ऐसे एंजाइम भी पाए जाते हैं जो स्टेबलाइज करते हैं, कंपेंसेट करता है, काइनेज फास्फोराइलेट P53। एक्टिवेटेड P53 रिजल्ट इन डीएनए बाइंडिंग एंड ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन। अगर ये एक्टिवेटेड P53 मतलब प्रोटीन 53 जीन एक्टिव हो जाए तो इसकी वजह से जो डीएनए बाइंडिंग है उन्हीं डीएनए पर डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसक्रिप्शन के बाद फिर ट्रांसलेशन होगी, प्रोटीन सिंथेसिस नॉर्मल होगी। P53 ट्रिगर सेल साइकिल अरेस्ट इन ट्रांसफॉर्म्ड सेल वाया सेल साइकिल रेगुलेशन सच एज CDK। देखिए P53 अगर ट्रिगर हो जाए, अगर एक्टिव हो जाए तो इसका काम है कि सेल को ट्रांसफ़र करना एक स्टेज से दूसरी स्टेज में। मिसाल के तौर पर G1 से फिर S फेज़ में या ऐसे फिर G2 फेज़ में। इट आल्सो ट्रिगर एपोप्टोसिस इन अ ट्रांसफॉर्म सेल। अगर एक सेल की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है तो ये एपोप्टोसिस को भी ट्रिगर करता है। एपोप्टोसिस का मतलब कि सेल को डाई करना है, डेथ करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर अगर सेल की एबनॉर्मल डिवीजन हो रही है तो इसी सेल को डिवाइड, उसी सेल को ख़त्म करना वो किसका काम है? P53 जीन का काम है, जो अब अगर एक्टिवेट हो जाए या ट्रिगर हो जाए तब ये हो सकती है। इन मोस्ट ट्यूमर सेल P53 इज म्यूटेटेड इन इनएक्टिवेटेड। लेकिन ज़्यादातर ट्यूमर सेल में जो कैंसर सेल है वो P53 म्यूटेशन फॉर्म में होगा, तब इसकी वजह से अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन हो रही है। किसकी वजह से? कि अगर P53 ये तो नॉर्मल है, ये इंपॉर्टेंट है किसी नॉर्मल सेल के लिए, लेकिन अगर P53 या प्रोटीन 53 जीन वो एबनॉर्मल है ज़्यादातर न्यूप्लास्टिक सेल में, तो जाहिर बात है कि ट्यूमर वहाँ पे अपीयर होगा। अनकंट्रोलेबल प्रोलिफरेशन। अनकंट्रोलेबल प्रोलिफरेशन का मतलब डिवीजन, रिजल्ट ऑफ एक्टिवेशन प्रोटियान जीन जिसको हम रेस भी कहते हैं, और इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन। अगर P53 या जिसको हम प्रोटियान जीन भी कह सकते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में है, तो इसकी वजह से चेंज इन अ ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर इंक्रीज द ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस, चेंज इन द सेल साइकिल ट्रांसड्यूसर लाइक साइक्लिन CDK इनहिबिटर P21, चेंज इन एपोप्टोटिक मैकेनिज्म, चेंज इन द टेलोमरेज एक्सप्रेशन। अगर अनकंट्रोलेबल डिवीजन तब होगा जब P53 जीन की सप्रेशन होगी या तब P53 जीन इनएक्टिव होगा। तो इसकी वजह से ये जितनी भी एंजाइम है, साइक्लिन डिपेंडेंट CDK इनहिबिटर, ये जितनी भी एंजाइम है ये चेंज होगा। एपोप्टोटिक मैकेनिज्म का मतलब ये है, वो हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी में, एपोप्टोसिस डिटेल से, निक्रोसिस और एपोप्टोसिस। लेकिन एपोप्टोसिस का सिंपल मतलब यह है कि अगर एक सेल की डेथ हो जाए, मतलब एक सेल वो मर जाए, तो इसको हम एपोप्टोटिक कहते हैं। तो टेलोमरेज एक्सप्रेशन भी इफेक्ट होगा, एपोप्टोटिक मैकेनिज्म भी इफेक्ट होगा, और जो नॉर्मल CDK इनहिबिटर है वो भी इफेक्ट होगा अगर P53 जीन इफेक्टिव ना हो या इनएक्टिव हो। प्रिंसिपल ऑफ कैंसर केमोथेरेपी। देखिए इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या, उसूल क्या है जब आप केमोथेरेपी किसी पेशेंट को देते हैं। कैंसर केमोथेरेपी स्ट्राइव टू कॉज लेदर साइटोटॉक्सिक इवेंट और एपोप्टोसिस इन द कैंसर सेल दैट कैन अरेस्ट द ट्यूमर प्रोग्रेशन। देखिए इसका काम है कि वो जो ट्यूमर जा रहा है, आगे बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो उसको अरेस्ट करना, वहाँ पे स्टॉप करना, उसकी डिवीजन को स्टॉप करना। द टेक इज जनरली डायरेक्टेड टू डीएनए अगेंस्ट मेटाबॉलिक साइट एसेंशियल टू द सेल रिप्लिकेशन, फॉर एग्जांपल द अवेलेबिलिटी ऑफ प्यूरिन इन पायरामाइडिन विच आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए और आरएनए सिंथेसिस। केमोथेरेपी जो मेन उसका साइट ऑफ टारगेट है वो है प्यूरिन और पायरामाइडिन या डीएनए और आरएनए, इसको स्टॉप करता है। प्यूरिन और पायरामाइडिन की जो फॉर्मेशन है वो स्टॉप करती है।
Ideally, this anti-cancer drug should be interfere only with the cellular process that are unique to a malignant cell. Unfortunately, most currently available anti-cancer drugs do not specifically recognize neoplastic cell, but rather affect all kind of proliferating cell, both normal and abnormal. लेकिन आइडियली ऐसा ड्रग हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि जब भी आप केमोथेरापी देते हैं तो केमोथेरापी जो नॉर्मल सेल है और एबनॉर्मल दोनों इफेक्ट करते हैं। यानी ज़ाहिर बात है कि उसको होना चाहिए ये था कि जो माइटोटिक या एबनॉर्मल सेल है वो इफ़ेक्ट करे, लेकिन इसकी आइडियल ऐसा ड्रग मौजूद नहीं है केमोथेरापी ड्रग जो कैंसर के लिए इस्तेमाल होते हैं कि वो सिर्फ एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग को क्या करें, ख़त्म करें। तो हम पढ़ेंगे ये बेसिकली प्योरीन और पायरामाइडिन की सिंथेसिस जो डिफरेंट ड्रग है जो हम लास्ट में पढ़ेंगे। इसी डायग्राम से हम एक्सप्लेन थोड़ा सा कर सकते हैं कि वो कौन कौन से ड्रग है जो प्योरीन और पायरामाइडिन को स्टॉप करते हैं, या वो कौन से ड्रग है। देखिए, प्योरीन एंड पायरामाइडिन सिंथेसिस 6 मार्केप्टो प्योरीन थायोग्वानिन, ये एक ऐसा ड्रग है कि प्योरीन और पायरामाइडिन की सिंथेसिस को स्टॉप करता है। फिर आता है राइबोन्यूक्लियोटाइड मेथोट्रेक्सेट, हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि वो सारे मैकेनिज्म और ड्रग जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो राइबोन्यूक्लियोटाइड जो है वो मेथोट्रेक्सेट की वजह से बंद होगा। फिर इसके साथ साथ एस-फ्लोरोयूरासिल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एस-फ्लोरोयूरासिल से फॉलिक एसिड बनेगा, तो एस-फ्लोरोयूरासिल एक ऐसा ड्रग है जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड डीएनए को स्टॉप करता है। फिर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनेगा, डीएनए साइटारिबीन की वजह से स्टॉप होगा, ये एक ड्रग है। तो फिर ये जो डीएनए का फॉर्मेशन है आरएनए को, ये साइटेराबिन, ब्ल्यूमाइसिन, डॉक्साब्यूरिसिन और डेमनोरोबिसिन, इसके साथ साथ डेक्टिनोमाइसिन, डॉक्सारोबिसिन एंड डेमनोरोबिसिन एक्सेट्रा, ये तीनों जो ड्रग है ये इसका काम है कि डीएनए के आरएनए जो डीएनए की कन्वर्जन है आरएनए की तरफ से वो बंद करता है, वो स्टॉप करता है। और इसके साथ साथ आरएनए से पेयर प्रोटीन बनेगा, वो किसका काम है, अल्काइलेटिंग एजेंट नाइट्रोसोरियोरिया सिस्प्लास्टिन। इसमें डिफरेंट ड्रग है, सिस्प्लास्टिन, मेटोप्लास्टिन एक्सेट्रा, वो हम पढ़ेंगे डिटेल से। लेकिन ये इस ड्रग का काम है सिस्प्लास्टिन का कि वो आरएनए को बंद करेगा कि आरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा। तो ये सारी जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इसकी सारी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और ड्रग पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग, सिर्फ ये याद रखें कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस किस साइट के ऊपर होगा। नंबर 1 प्रिवेंट डीएनए सिंथेसिस, एक ड्रग का मैकेनिज्म होगा कि वो डीएनए की सिंथेसिस को स्टॉप करेगा। डिसरप्ट डीएनए, प्रिवेंट डीएनए रिपेयर, डीएनए की जो डिसरप्शन है डीएनए की डिसरप्शन होगी, डिसरप्शन का मतलब कि वो डीएनए पटेगा। प्रिवेंट डीएनए रिपेयरिंग, डीएनए की रिपेयरिंग नहीं होगी। एंड प्रिवेंट आरएनए सिंथेसिस, और आरएनए की सिंथेसिस को प्रिवेंट करेगा। इंटरप्ट माइटोसिस, जाहिर बात है अगर माइटोसिस बंद हो जाए, इंटरप्ट हो जाए तो कैंसर ऑलरेडी स्टॉप होता जाएगा। इंटरफेयर विद प्रोटीन या हार्मोन, जो कैंसर सेल के लिए प्रोटीन और हार्मोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन अगर आपने उसको स्टॉप किया तो जाहिर बात है माइटोसिस जो है ऐसी अनकंट्रोलेबल सेल की वो भी स्टॉप होती जाएगी। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है ऑफ एक्शन है, वो ड्रग के अंदर हम पढ़ेंगे। गोल ऑफ केमोथेरापी इसका क्या है? गोल इज टू इरिटेट द कैंसर सेल विदाउट अफेक्टिंग नॉर्मल टिश्यू। दिस रियलिटी इज दैट ऑल साइटोटॉक्सिक ड्रग अफेक्ट नॉर्मली टिश्यू एज वेल एज मैलिग्नेंसी ड्यू टू नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स। देखिए, गोल इसका ये है कि जब आप केमोथेरापी देते हैं तो इस केमोथेरापी का मकसद ये है कि आपने जो अनकंट्रोलेबल सेल है या कैंसर सेल उसकी डिवीज़न को आपने स्टॉप करना है।